तो वो कैसे ये गाड़ी इस तरह मुड़ी आईटी से लेकर और लव बर्ड्स तक का सफ़र? लव बर्ड्स मैंने स्टार्ट किया आज से कोई 3 साल पहले। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इसमें? 100% सपोर्ट किया। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो घर वालों की ही थी। अच्छा, उसको क्या क्या जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी और उसको कौन सी म्यूटेशन से इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए? पहले मरले में तो आपने कीपिंग ही सीखनी है और वो कम प्राइजेस भी होगी कि आपसे अगर अल्लाह ना करे बर्ड एक्सपायर भी हो जाए तो आपको वो दुख ना हो। तो यानी एक जो बंदा इनिशिएटिव लेना चाहता है उसके लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है अगर वो एक अच्छे लेवल से स्टार्ट। वैसे तो आप 1 लाख रुपए भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके अराउंड 10 पेयर भी आ जाएंगे उसमें। अब तक लव बर्ड्स में कितनी टोटल म्यूटेशंस हैं जो आपके नॉलेज में हैं और उनमें से कितनी स्पीशीज़ हैं जो आपके अपने पास आपके शेड में हैं? इसमें डिफरेंट जो म्यूटेशंस या कॉम्बोज हैं वो ऑलमोस्ट 38 रजिस्टर्ड हैं। तो अमूमन लोग गलत भी भेज देते हैं और वो अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये आपने मेल है या फीमेल लिया है। उसका क्या मेथड है जिससे इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है माँ सिवाय उसका डीएनए टेस्टिंग के? नहीं, सिर्फ डीएनए टेस्टिंग ही। सिर्फ डीएनए टेस्टिंग ही है जो डीएनए जो भी बर्ड लेना है कोशिश करें कि डीएनए के साथ ही लें। रिंग पहनाया जाता है पाँव में ख़ास तौर पर, वो किस चीज़ की निशानी है? जो रिंग है वो मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे दे देता हूँ कि जैसे इंसान के बच्चे होते हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। कितना टाइम आप अपने बर्ड्स को देते हैं? आप शुरू में मॉर्निंग में आप 2 घंटे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बज़्म इफ्तिखार के साथ मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज का जो प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं ये अपनी नौइयत का, वक्त के तकाज़े के साथ और आज के माहौल, मुआशी अबतरी, मुआशी बदहाली, पाकिस्तान के बदतरीन मुआशी सूरत हाल, मायूस कुन हालात, इसके अंदर इंशाअल्लाह हमारे देखने वालों के लिए यकीनन एक उम्मीद की किरण साबित होगा। आप YouTube पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। YouTube और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनते हैं जो आपको बुकिश नॉलेज देते हैं कि आप महीनों में लाखों कैसे कमा सकते हैं, आप स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल लेवल पर बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बज़्म इफ्तिखार की जो आज बाइस इफ्तिखार शख्सियत, आज पाकिस्तान की कोई ऐसी नामी ग्रामी शख्सियत नहीं। आज मैं आपको एक पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत और ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने घर में रहते हुए आईटी में डिग्री कंप्लीट करके और ख़ास तौर पर आज के वो नौजवानों के लिए इस मामले में अगर ये देखें तो मशअले राह भी हैं, जिन्होंने एक छोटे से लेवल से स्टार्ट लेकर आज वो एक अच्छे लेवल पर एक बिज़नेस रन कर रहे हैं और अपने घर में रहते हैं। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जिन्होंने चंद साल कबल घर से जो आजकल बड़ी हॉट ब्रीड जिसका नाम आप यूट्यूब पर सुनते भी हैं बर्ड्स के हवाले से, पेट्स के हवाले से, लव बर्ड, जिसको चंद साल पहले हम इस तरह जानते थे कि जो मोहब्बत के प्रेमी जोड़े हुआ करते थे उनको लव बर्ड्स कहा जाता था। फिर ये परिंदों में ये टर्म ऐसी मशहूर हुई कि आज पाकिस्तान में ना सिर्फ पूरी दुनिया में इसका चर्चा है और इसकी डिफरेंट म्यूटेशंस लाखों के अंदर जो है उसकी सेल जो है वो की जाती है। इसी हवाले से आज की हमारी मेहमान शख्सियत जो माशाल्लाह इसको बड़ी जांफिशानी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़े शौक़ से और बड़ी कामयाबी से लेकर चल रहे हैं, ज़ैन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ हमारे पास आज। और मैं ये चाहूँगा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हम तो चाहे जानते होंगे, बहुत सारे देखने वाले भी समझते होंगे लव बर्ड्स क्या हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इनको लव बर्ड्स का नाम ही क्यों दिया गया और इसके अलावा इसके जो नाम ना देने की वजूहात क्या थी? जज़ाकल्लाह, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। लव बर्ड असल में वर्ड निकला है एगापोर्निस से। वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लव बर्ड। और ये इतने लवेबल परिंदे हैं कि जो मेल और फीमेल हैं वो साथ आपस में बहुत बैठते हैं और उनका ऐसा प्यार है जिनकी वजह से इनको लव बर्ड्स कहा जाता है। इंसानों में भी जो प्रेमी जोड़े उनको भी लव बर्ड्स ही कहा जाता है। अच्छा, हम ये पूछेंगे इस हवाले से ज़ैन से कि आपने जब ये चंद साल पहले इसका आगाज़ किया तो वो क्या गुर है कि अगर एक बंदा अभी स्टार्ट लेना चाहता है, बिज़नेस कोलैप्स हो चुके पाकिस्तान में, जॉब्स ना होने के बराबर हैं, हर कोई चाहता है कि इसका अपना सर्कल घर का जो है मैं ख़ुद से चलाऊं और हालात ऐसे हों कि जो मुझे सस्टेनेबल मॉडल में ले जाएं,
तो ये कितने साल पहले आपने इसका स्टार्ट लिया और वो क्या इनिशिएटिव था, क्या सोच थी जो BSIT, हालांकि वो डिग्री आजकल बड़ी अगर मकबूल भी है, तो वो कैसे ये गाड़ी इस तरफ मुड़ी IT से लेकर और लव बर्ड्स तक का सफ़र? लव बर्ड्स मैंने स्टार्ट किया आज से कोई 3 साल पहले। तो तब मैं डिग्री कर रहा था, मेरा लास्ट ईयर था। तो बस कुछ कहते हैं कि तकदीर आपको ले जाती है वहाँ पे जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होता है। बेशक ऐसे तो लव बर्ड मैंने रखे थे थोड़े से घर में, वो फिर मुझे बाद में पता चला उसमें क्या पोटेंशियल है और वो एज अ बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है। तो शुरू से शौक भी बिजनेस का था, IT तो एक कर ली बस। सही सही तो बिजनेस का शौक था। तो जब आपका शौक ही मतलब आपका कारोबार भी बन जाए, और बर्ड्स मैंने पहले से रखे थे और मुझे उसका पता भी था, नॉलेज भी था, तो फिर मैंने इसको एज अ बिजनेस अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, वो पहले परिंदे कौन से थे जो आपने परचेज़ किए और वो कितनी कॉस्ट में थे या आपको गिफ्ट मिले? वो क्या चीज़ थी जो पहला स्टिमुलस या मुहर्रक क्या था जिसने आपको इस तरफ मबजूल आपकी तवज्जो को करवाया? पहली बात, इसमें लोग गिफ्ट नहीं देते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये मैंने सवाल करना था कि कभी आपने भी लव बर्ड को गिफ्ट किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने बात इस हवाले से की है कि कभी परिंदे जो है लोग गिफ्ट नहीं देते। उसकी एक वजह ये भी है कि जब आप किसी को फ्री में कोई चीज़ दे देते हैं तो उसको कदर नहीं उसको रहती। तो आप चाहे उसकी प्राइस कम करके दे दें, लेकिन उससे कुछ ना कुछ आप लाजमी थोड़ा बहुत ले, ताकि उसको वो कदर हो कि ये मेरे पैसे खर्चे हुए हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, जो लव बर्ड्स हैं उसमें जैसे मैं आया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो मेरी बहुत कम इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको फिर बाद में मैं लेके चला। कितनी इन्वेस्टमेंट थी जो आज से 3-3.5 साल पहले, और आपने कौन सी स्पीशीज से इसकी, कौन सी म्यूटेशन आपके पास है जिससे आपने इसकी इब्तिदा की थी? एज अ बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख थी, और मैंने उसमें कुछ अल्बाइनोस थे, क्रीमिनोज और अप्लायंस की वर्किंग। बिजनेस से पहले मैंने कुछ घर में बजरी, ऑस्ट्रेलियन पैरट जिनको बोलते हैं वो थे, और लव बर्ड्स के कोई रोजी कोली और कोमोलेटिनोज उसमें म्यूटेशंस हैं तो वो रखे हुए थे। वो परचेज किए थे या गिफ्ट मिले? नहीं, परचेज किए थे। सही। और ये कब, ये इसको बाकायदा बिजनेस कब स्टार्ट लिया? आज से 3 साल पहले। और उस वक्त इन्वेस्टमेंट 3 लाख की 3 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 लाख की थी। अच्छा, उसमें अगर एक शख्स आज स्टार्ट लेना चाहता है और वो नौजवान पढ़ा लिखा भी है आपकी तरह, उसको क्या क्या जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, और उसको कौन सी म्यूटेशन से इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप बर्ड कीपिंग सीखें। उसके बाद चाहे आप 5 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, इसमें नो लिमिट है। लिमिट आप जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले यही है कि आप बर्ड कीपिंग सीखें। जब आपको बर्ड कीपिंग आ जाए उसके बाद आप जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप करें। अगर आप वैसे बेसिकली पूछा जाए तो अराउंड 4 to 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर आप इसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं जो पहले मरले में लेनी चाहिए? पहले मरले में तो आपने कीपिंग ही सीखनी है, और वो कम प्राइजेस भी होगी कि आपसे अगर अल्लाह ना करे बर्ड एक्सपायर भी हो जाए तो आपको वो दुख ना हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड ना लॉस्ट हो आपका। उसके बाद तो देखें वो जानदार चीज़ है, अल्लाह के हाथ में है वो। तो यही है कि आप डिफरेंट म्यूटेशंस लेके चलें। उसमें कुछ कमर्शियल्स आते हैं, कुछ म्यूटेशंस हैं। कमर्शियल उन बर्ड्स को हम बोलते हैं जो आप ब्रीड करवाने के बाद दुकान पे भी जाके दे देते हैं। अच्छा, वो कमर्शियल हैं। उसमें अल्बाइनोज हैं, क्रीमिनोज हैं, डेकिनोज हैं, लेटिनोज हैं, ये सारी चीज़ें कमर्शियल हैं। फिर इसमें कुछ चीज़ें आती हैं ऊपर जो म्यूटेशंस हैं, तो वो फिर हायर इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो आप उसको डिवाइड करके चलें, कुछ पार्ट कमर्शियल लगाएं, कुछ पार्ट म्यूटेशन का ऐड करें, तो ऐसे अपना आप। अच्छा, जो आपने म्यूटेशन फर्स्ट टाइम में लगानी है वो कौन सी है जिसको आप इनिशिएटिव के तौर पे ले सकते हैं? आप कोई भी उसमें ले सकते हैं। मसलन अपलाइन लगा सकते हैं, आप पेल फेलोज लगा सकते हैं। तो ये अपलाइन का इस वक्त पेयर कितने का है? क्योंकि असल बात ये है कि जो लोग देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो कि ये इसकी प्राइस रेंज चल रही है और सीज़न भी है, ये सीज़न है, और इस वक्त हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस मौजू का जो है वो ख़ास तौर पर आपके लिए चुनाव किया है। उसमें देखें अपलाइंस डिफरेंट हैं, उसमें कुछ स्प्लिट्स आते हैं। अब वो चीज़ें डिफरेंट है, मतलब एक म्यूटेशन है वो किसी दूसरी म्यूटेशन की स्प्लिट भी हो सकती है, मतलब वो जीन कैरी कर लेगी। आप सिंपल अपलाइन का पूछें तो वो ऑलमोस्ट आजकल तो 30-35 हज़ार के अराउंड आपको पेयर आ जाएगा। ऐसे पेल फेलोज हैं वो अराउंड, आप अगर सिंपल पेल फेलोज की बात करें तो 1 लाख के अराउंड एक पेयर बन जाता है। अपलाइंस में चले जाएंगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए का एक पेयर है वो। उसमें फिर डाइल्यूट्स हैं, फिर अपर आप जाते जाएँ डन फेलोज हैं, ब्रोंजे फेलो है, तो काफ़ी कॉस्टली बर्ड हैं। वही बात है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है और आपको बर्ड कीपिंग कितनी आती है। सही। तो यानी एक जो बंदा इनिशिएटिव लेना चाहता है उसके लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है
अगर वो एक अच्छे लेवल से स्टार्ट। वैसे तो आप 1 लाख रुपए भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके अराउंड 10 पेयर भी आ जाएंगे उसमें। स्टार्ट आप ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छा जो कारोबार है, कारोबार में इन्वेस्ट किया जाता है पहले। तो आप अच्छा कारोबार करना चाहते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए होना चाहिए। सही। अगर एक शख्स के पास 3 से 4 लाख रुपए नहीं, वो 50,000 रुपए तक रखता है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सी उसको स्पीशी लेके चलें? अल्बाइनोस लगा लें आप, बेहतरीन है वो पेयर कितने का है? वो ऑलमोस्ट आजकल अगर आप रेड टू स्प्लिट का जाते हैं तो वो 25 से 30 हज़ार का पेयर आ जाएगा। अच्छा, अब तक लव बर्ड्स में कितनी टोटल म्यूटेशंस हैं जो आपके नॉलेज में हैं, और उनमें से कितनी स्पीशीज हैं जो आपके अपने पास आपके शेड में हैं? इसमें डिफरेंट जो मोटेशंस या कॉम्बोज हैं वो ऑलमोस्ट 38 रजिस्टर्ड हैं। ये एक BVA एसोसिएशन है, उसके अंडर वहाँ पे पूरा काम होता है। जैसे ही कोई मोटेशन या कुदरत की तरफ से एक नई चीज़ आती है तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, उसका जेनेटिक बिहेवियर क्या है, मतलब वो रिसेसिव है, वो सेक्स लिंक्ड है, उसमें मेल कैसा है, फीमेल कैसी है, वो पूरा जेनेटिक एक कोड है। जैसे इंसानों में एक DNA होता है, RNA होता है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी, बर्ड्स में भी है। तो ये ऑलमोस्ट 38 के करीब रजिस्टर्ड मोटेशंस हैं। आपके पास कितनी कैटेगरीज है इसमें से? ऑलमोस्ट कह लें कि 25-30 के अराउंड होंगी। यानी माशाल्लाह जो 38 में से 25-30 मोटेशंस में कम्बोज हैं ये। इसमें अब एक ग्रीन कलर है, एक ब्लू कलर है, एक पार ब्लू, ये 3 बेसिक कलर्स हैं इसमें। फिर इसमें आगे मोटेशंस हैं, तो मोटेशंस थोड़ी कम है, लेकिन कम्बोज इतने हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जो बड़ी एक्सपेंसिव है, जो आपके पास इस वक्त मौजूद भी है? सबसे होस्ट आजकल डनफेलो चल रहा है। वो अराउंड उसका अगर आप एक बर्ड कहें तो वो सिंपल जो बर्ड है वो 5 से 6 लाख रुपए का एक पीस है, और अपलाइंस में वो 15 से 17 लाख रुपए का एक पीस है। सही सही। और आपके उससे पास भी ऊपर एक है, फिर ये हॉट है आजकल थोड़ा सा, उससे ऊपर फिर एक ब्रोंजे फेलो है, वो 20 से 25 लाख रुपए का एक। वो भी आपके पास है? नहीं, वो मेरे पास वो नहीं है। आपके पास कौन सा वाला है? मेरे पास डन फेलोज है ना। और उसमें कितने इस वक्त जो है उसके कितने क्लच से मुराद ये है कि एक साल में कितनी मरतबा वो अंडे देते हैं, और उसके बाद उसमें से एक्सपेक्टेड है कि कितने आप उनसे कितनी मरतबा ब्रीड ले सकते हैं। इसलिए लफ्ज़ जो है इनकी टिपिकल टर्म्स में वो क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें ये बताइए कि कितने जो हैं वो आपके पास ऐसे हैं, यानी नंबर इनकी तादाद कितनी है, और ये सीज़न में कितने टाइम जो है वो क्लच करते हैं? मेरे पास ऑलमोस्ट 6 to 7 पेयर्स हैं डन फेलोज के, और ये एक साल में ऑर्गेनिकली अगर बात की जाए तो ये 3 क्लचेस करते हैं। आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं बाय फॉस्टरिंग पेयर्स यूज़ करते हुए। इसी तरह जो टर्म आई दरमियान में व्यूअर्स के लिए, फॉस्टरिंग जो है, यानी आप एक बर्ड जो आपका खासा एक्सपेंसिव है या आप उससे ब्रीडिंग ज़्यादा करवाना चाहते हैं, तो उनके अंडे आप दूसरे बर्ड्स के नीचे रखते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में उनसे ब्रीडिंग मज़ीद ले सकें। उसको फॉस्टरिंग बोलते हैं। यानी जिस तरह एक मुर्गी के अंडे हों तो आप दूसरी मुर्गी के ज़रिए उसको हैच करवाएं, यही बर्ड्स में इसको टर्म को फॉस्टरिंग कहा जाता है। तो ये सिर्फ देखने के लिए था इसमें। और इसमें ये बताइए कि जो अगर आप ये देखें कि इस वक्त जितनी स्पीशीज़ हैं, कौन सी स्पीशीज़ का अगर आप ये देखें वो इकोनॉमिकल हैं, लेकिन उनका बाहमी क्रॉस करवाएं तो अगली स्पीशीज़ जो है वो खासी एक्सपेंसिव जनरेट होती है। ये ख़ास तौर पर देखने वालों को इस हवाले से ज़रूर बताएं जो अभी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें डिफरेंट स्प्लिट्स आते हैं। जैसे एक पेल फेलो की बात की जाए तो पेल फेलो एक मोटेशन है, उसमें स्प्लिट्स आप लेके एक विजुअल पेल फेलो निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज एक पार ब्लू पेल फेलो है, उसकी प्राइस है 1 लाख रुपया, तो आप वो एक 50 से 60 हज़ार का पेयर बना के भी वो बच्चा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वो कितने वाली जो बच्चा निकलेगा वो किसके रेंज में, उसकी क्या रेंज है? वो अगर तो पार ब्लू पेल फेलो होता है तो वो 1 लाख रुपए का एक पीस है, और वो एक 50 से 60 हज़ार का पेयर लें, उसमें से 1 लाख रुपए का बच्चा आ सकता है। बर्ड सेल होता है आफ्टर 6 to 7 वीक्स में, वो सेल्फ होता है। पहले वो मदर फीड ले रहा होता है, तो 6 से 7 वीक के बाद वो खुद खाना स्टार्ट कर लेता है, फिर आफ्टर डैट वो सेल होता है। तो मतलब 2 मंथ 2.5 मंथ का बर्ड जो है वो 1 लाख रुपए का सेल हो जाता है। आपके पास इस वक्त घर में माशाल्लाह टोटल ब्रीडर पेयर्स की तादाद कितनी है? मेरे पास जो ब्रीडर पेयर्स हैं मेरे वो हैं कोई अराउंड 30-35, और इस साल मैं अराउंड 100 पेयर्स ब्रीड करवाऊंगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्ती। उसमें सबसे ज़्यादा तादाद कौन से ऐसे म्यूटेशन की है कि जो आप ये समझते हैं कि मेरे पास वो म्यूटेशन है जो बड़ी एक्सपेंसिव है और मेरे पास मौजूद है? उसमें मेरे पास डन फेलोज भी हैं, मेरे पास पेल फेलो प्लाइंस भी हैं, अल्बाइनो ब्लूटूथ हैं, वो बहुत हॉट आइटम है, वो भी मेरे पास अच्छे खासे पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो इसमें जब सीज़न अमूमन तौर पर ये कहा जाता है, नाजरीन के लिए सबसे अहम बात कि बर्ड्स जो रखते हैं या जो सेल करते हैं
वो कभी भी सही बात नहीं बताते या सही परिंदा जो है वो नहीं देते, या तो उसके एग्स इनफर्टाइल होते हैं, या उनके जो हैं वो जो बच्चे हैं वो वीक होते हैं या मर जाते हैं, या वो फर्दर ब्रीडिंग नहीं करते। तो ये बात कहाँ तक हकीकत से इसका ताल्लुक़ है? काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें 2-3 साल पहले तक चले जाएं, क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस इतनी आ गई है, नॉलेज इतना है कि वो कोशिश करते हैं कि आप ब्रीडर पेयर लें ही ना, आप जिससे लें आप पट्ठे लें, मतलब बच्चे लें, आप चिक्स लें 2-2.5 माह के। आप उनको अब एक तो जब आप वो बाय करेंगे आपके इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट कर जाएंगे, उसको इम्यून कर लेंगे। अब वो आप जिस घर से ला रहे हैं शायद उसके पास पता नहीं कैसे हैं, वो वहाँ पे तो सेट हैं, आपके पास लाएंगे, आप उनको 6 माह 7 माह अपने पास रखेंगे, फिर उनको ब्रीड करवाएंगे। एक तो उनकी ब्रीडिंग आसान है ब्रीडर से, और दूसरा ये कि आप उसमें धोखा नहीं है, आपने बच्चे बाय किए हैं वो लें। आप ब्रीडर अगर लेना चाहते हैं तो किसी रेप्यूटेड या किसी दोस्त से, जानने वाले से लें जो आपके साथ कोई ऐसा काम ना करे। सही। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चे ही लिए हैं तो इसका कितना टाइम है एडल्ट होने तक कि वो ब्रीडिंग सीज़न उनका जो है वो आ जाता है, यानी ब्रीडिंग पर आ जाएं, कितना ड्यूरेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है कि टोटल इसका? 10 से 12 माह में। 10 से 12 माह, यानी कमोबेश 1 साल के करीब। 1 साल के बर्ड। अच्छा, और इसका जो सीज़न लव बर्ड्स का है ब्रीडिंग का, वो क्या है? आजकल वेदर के लिहाज से अगर बात की जाए तो अक्टूबर में सीज़न स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल मई तक हद चलता है, बस अप्रैल मई तक चलता है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर शेड बनाते वक्त जो लोग अपने घर की छतों पर या किसी जगह बनाना चाहते हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना है? उसमें उसकी जो केज है उसकी क्या पैमाइश होनी चाहिए, डायमेंशंस क्या हैं, और जो वेंटिलेशन के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर आपने न्यूली बिल्ड करना है तो उसमें सबसे ज़रूरी है वेंटिलेशन। आप एक कंट्रोल्ड शेड बनाएं जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें। अगर तो बाहर सर्दी है तो आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, अगर गर्मी है तो आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, आपके लिए मुश्किल ना हो बाद में। तो जब आपने डिज़ाइन करना तो उसको एक प्रॉपर वे में डिज़ाइन करें, वेंटिलेशन अच्छी हो, आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन हो, और अगर आपके पास सर्दी है तो आपका टेम्परेचर 10 से 12 तक आप उसको मेंटेन कर सकें, और अगर गर्मी है तो आप उसको 30-32 तक मेंटेन कर लें। इनके लिए टेम्परेचर बियरेबल है? ये बियरेबल है। अच्छा, केज की क्या डायमेंशन मिनिमम है? मिनिमम 1.5-2 का होना चाहिए, मतलब 1.5 फीट उसका फ्रंट हो जाए, 1.5 फीट उसकी हाइट और 2 फीट डेप्थ हो जाए, वो इसके लिए काफ़ी। वरना आइडियल जो है वो 2.5 फीट या 3 फीट उसकी डेप्थ होनी चाहिए, और 1.5 फीट फ्रंट और 1.5 उसकी हाइट हो, वो अच्छा है। अच्छा, और इसके अलावा इसको पेयर को सेपरेट रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कि कॉलोनी में ये भी चल जाते हैं? कॉलोनी में चल जाते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर सेम मोटेशन हो। हाँ, वही। मतलब सिंपल सारे अल्बाइनोज होंगे तो आप एक अल्बाइनो की कॉलोनी हो सकती है, लेकिन अब जैसे मेरा एक शेड है तो मैं उसको कॉलोनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसमें कुछ पेल फेलोज हैं, कुछ डन फेलोज हैं, अल्बाइनोज हैं, डेकिनोज हैं, क्रीमिनोज हैं, तो मैं पेड़ खुद बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 50 से 60 हज़ार के पेड़ में से 1 लाख का बच्चा आ सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो 50,000 का जो पेड़ है उसमें मेल किसी और के साथ ब्रीड कर ले, फीमेल किसी और के साथ, तो बच्चे 1,000 रुपये के आ जाएं। सही। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको एवरी में, मतलब केज बाय केज आपको ब्रीड लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर जो प्रॉब्लम आता है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जेंडर बाइफर्केशन बड़ी मुश्किल है इसमें। तो अमूमन लोग गलत भी भेज देते हैं और वो अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये आपने मेल है या फीमेल लिया है। उसका क्या मेथड है जिससे इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, माँ सिवाय उसका डीएनए टेस्टिंग के? नहीं, सिर्फ डीएनए टेस्टिंग ही। सिर्फ डीएनए टेस्टिंग ही है जो डीएनए जो भी बर्ड लेना है कोशिश करें कि डीएनए के साथ ही लें। अच्छा, डीएनए के हवाले से क्या तरीक़ेकार है कि वो आपको कौन सी लैब से लाहौर में रहते हुए या बड़े शहरों में रब्ता करना पड़ता है कि जहाँ से आप डीएनए टेस्टिंग करवा सकते हैं? मोस्टली सेंटर जो हैं वो लाहौर में ही हैं, 4-5 लैब्स काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन सबके कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं जितनी भी बिग सिटीज़ हैं। किस नाम से लाहौर में लैब्स अवेलेबल हैं और वो क्या चार्ज करती हैं? अगर एक आप पेयर का या अगर 2 बर्ड्स हैं या 1 बर्ड का पता लगवाना चाहते हैं तो क्या अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है उसकी? अराउंड 605 to 700 की रेंज में हर लैब का अपना रेट है, तो इसमें एक सिंगल बर्ड का डीएनए हो जाता है। सही। और फिर उसमें कैसे पहचान, वो जो एक रिंग पहनाया जाता है पाँव में ख़ास तौर पर, वो किस चीज़ की निशानी है? जो रिंग है वो मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे दे देता हूँ कि जैसे इंसान के बच्चे होते हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फिर बाद में उसी की बेस पे उसका आईडी कार्ड भी बनता है।
तो ये वो जो बच्चा होता है वो बच्चे की जो रिंग ये बेफॉर्म है, ये बेफॉर्म है। सही। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर होता है, मतलब सीरीज है, 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो जो 1 नंबर है वो 1 नंबर के अगेंस्ट मेरे पास पूरा डाटा है कि वो बच्चा कब पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स कौन से हैं, वो किस स्टेज में हुआ है इवन। तो ये सारी डिटेल्स वहाँ पे लिखी होती है। फिर वो जब डीएनए जाता है तो वो एक फीडर हम प्लग कर लेते हैं, वो एक बैग होता है उसके अंदर वो डाल के तो लैब को भेज देते हैं, वो उसके ऊपर नंबर लिख देते हैं उसका, सही। जिससे बाद में आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर वो लिस्ट शेयर हो जाती है कि रिंग नंबर 1 मेल है, रिंग नंबर 10 फीमेल है, ऐसे डीएनए ये उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अच्छा, इसी तरह बर्ड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाने के लिए पाकिस्तान में क्या कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है? अगर आप पाकिस्तान में नेशनली पूछा है कि आप डिफरेंट सिटीज़ में, तो जितनी आपकी ट्रांसपोर्ट चलती है ये सारे कार्गोज कर लेते हैं। वो तो करते हैं, मैं आउट ऑफ कंट्री बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या तरीक़ेकार होता है कि अगर जो लोग करवाना चाहते हैं या डिफरेंट, अमूमन हम सुनते हैं जी फ़लाँ जगह पर एयरपोर्ट पर जो है वो FIA का छापा और जंगली हयात को कब्ज़े में ले लिया गया, तो वो क्या तरीक़ेकार, कोई तो मॉड हो कि हमारी स्पीशीज़ लोग एक्सपोर्ट भी करें, इंपोर्ट भी करें और हमारे पास डिफरेंट म्यूटेशंस आएँ और इस बिज़नेस को फ्लरिश किया जाए। तो ये पाकिस्तान में इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? सर पाकिस्तान में वही बात है कि जैसे आपने स्टार्ट किया कि इकोनॉमी हमारी इतनी बुरी है और हम उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाते, इंपोर्ट चीज़ें करी जा रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसकी कोशिश है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे पास ये गल्फ़ एरिया सारा, ये बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास जहाँ पे हम अपने बर्ड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, क्या आपकी कोई एसोसिएशन भी है जो सरकारी सतह पर आवाज़ पहुंचाई जाए या आवाज़ उठाती हो कि जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं ताकि आपके पास डिफरेंट जो है वो बर्ड्स की म्यूटेशंस लाएं पाकिस्तान के अंदर, जो खुसूसन या बाहर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो चुकी हैं कई, उनको सेव किया जाए? क्या लव बर्ड्स में भी कोई ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं? नहीं, लव बर्ड्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी अभी तक वो डिपार्टमेंट नहीं है। तो अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको एज अ कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लेयर करवाया जाए पहले, उसके बाद इसके कोई अभी डिक्लेयर्ड नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान एक कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लेयर करे ताकि इसके एक्सपोर्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो करके तो एक्सपोर्ट की तरफ जाया जाए। लव बर्ड्स का बुनियादी तौर पर जो आपके पास डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, इनका नेटिव कंट्री कौन सा है? साउथ अफ्रीका। ये सारे साउथ अफ्रीकन है जी। तो वो तो दर्जा हरारत के लिहाज से शदीद, उसमें अगर देखें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के टेम्परेचर में, लाहौर में बिलखुसूस ये इजीली सस्टेन करते हैं। लाहौर का वेदर इनके लिए, पाकिस्तान का वेदर सबसे बेस्ट है, क्योंकि अफ्रीका में ये सारे म्यूटेशंस अफ्रीका में नहीं पाई जाती। ये नेटिव है, वाइल्ड टाइप सिर्फ एक बर्ड है, मतलब नेचर में सिर्फ ग्रीन बर्ड पाया जाता है जिसको हम ग्रीन फिशर बोलते हैं। बाकी सारे म्यूटेंट, ये सारी हाँ ये म्यूटेंट्स हैं, ये कुदरती तौर पे बनी हुई हैं, ये जेनेटिक्स एरर है कि वो बाद में म्यूटेशन बन जाती है। तो ये सारी तो कैप्टिविटी में ही बनी हुई हैं, ये कोई भी वर्ल्ड में नहीं बनी। तो इनके लिए कैप्टिविटी जो है वो बेहतर है, आप इनको छोड़ेंगे तो शायद ये बाहर सर्वाइव ना कर पाए। सही। क्या खुद भी कोई तजर्बा ऐसा किया है कि जिसमें आपने कोई डिफरेंट स्पीशीज़ लगाई हो और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है लेकिन आगे वो स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है? नहीं, इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लव बर्ड के अंदर ही। इसमें फिशरी है और रोजी कोली है, परसनाटा है। तो जब आप डिफरेंट स्पीशीज़ को ब्रीड करवाते हैं तो एक म्यूल पैदा होता है, जैसे खच्चर पैदा होता है। खच्चर है जैसे इनमें भी ऐसा है, इनमें भी ऐसे ही हो जाता है। अगर आप डिफरेंट स्पीशीज़ को ब्रीड करवा लें तो फिर आपके पास म्यूल पैदा हो जाता है जो बाद में फर्टाइल नहीं करता। वो फर्टाइल। इनमें अब कौन सी ऐसी स्पीशी है कि जो बिल्कुल, फिशर का तो कॉमन हम सुनते हैं, इसके अलावा और कौन सी ऐसी स्पीशी है जो बिल्कुल जिसकी प्राइस इस वक्त बड़ी डाउन हो चुकी या जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है इतनी? नहीं, सभी की मार्केट है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा फिशरी को पसंद किया जाता है। तो जो दूसरी है, परसनाटा है या रोजी कोली है, तो रोजी कोली की भी प्राइस कम है, वो अराउंड आपको 3-4 हज़ार में भी पेयर मिल जाता है। सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग इसमें आइटम कौन सी है फिशरी में? नहीं, ये लव बर्ड्स के अंदर सबसे हॉट अल्बाइनोज हैं, क्रीमिनोज हैं, ये सबसे ज़रा कॉमन चल रहे हैं। बिल्कुल। अल्बाइनो की, क्रीमिनो की, इनकी क्या क्या प्राइस रेंज इस वक्त चल रही है? अल्बाइनो रेड आई है 15 से 20 हज़ार रुपये का, एज वेरी करती है। अडल्ट बर्ड इस टाइम 18 से 20 हज़ार रुपये का एक सिंगल पीस है, और ऐसे ही क्रीमिनो 40 हज़ार का एक सिंगल पीस है। सही, 40 हज़ार का। और इनका कोई आपस में क्रॉस करवा के भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है कि नहीं, आपको इसी में ही रहना होगा?
नहीं, ये इन्हीं में ही रहती हैं। ये एक इनो जीन है, ये एल्बाइनोज, क्रीमिनोज, वो फिर डिफरेंट चीज़ आ जाती है, पेल फेलोज है, तो हम इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों रेड ही हैं। फिर आपका बच्चा जो आएगा आपको पता नहीं होगा वो किस चीज़ का कैरियर है, वो इनो का कैरियर है, पेल फेलो का कैरियर है, तो इनो की गेम इनो में रहेगी, डिफरेंट जो है वो दूसरे बर्ड्स में रहेंगे। लव बर्ड्स के अलावा और कौन सी ऐसी बर्ड्स के अंदर ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इस वक्त अगर ये देखें कोई अगर इसको इनिशिएटिव लेना चाहता है, इस बिज़नेस को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेके चलना चाहता है, तो वो और कौन से बर्ड्स से इसको स्टार्ट ले सकता है लव बर्ड्स के अलावा भी अगर हम देखें तो? सर क्योंकि मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ तो मैं तो लव बर्ड ही कहूँगा। बिल्कुल सही। उसके अलावा आप इसमें फिंचीज़ हैं, जावा है, एलेक्स है, बड़ी गेम है, रिंगनेक्स हैं, ग्रे है, बिग बर्ड है, कॉकटेल्स हैं, बजरी है, आप जिससे मर्जी ले लें। यानी जो भी आपका शौक है, जो अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली आप इसको जो है वो लेके चल सकते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर जिन्होंने घर में रखे हुए शौक से भी और वो चाहते हैं इसको बिज़नेस बनाना, उनके लिए इंतहाई अहम सवाल ये है कि ये अगर आप चाहें कि बर्ड्स रखे हुए लेकिन कुछ अरसा गुजरा है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे और उनको आपने इन्वायरमेंट भी देने की कोशिश की है, लेकिन वो क्या फैक्टर्स हैं कि जो उसको ब्रीडिंग नहीं हो रही, साल हो गया रखे हुए लेकिन लोग फिर कहते हैं कि इसको सेल कर दिया जाए क्योंकि ब्रीडिंग नहीं हो रही? एक तो वो फैक्टर्स बताएं, दूसरा वो कौन सी ऐसी फीड है इसकी जो आप चाहते हैं कि सप्लीमेंट्स या फीड ऐसी दी जाए जिससे ये ब्रीडिंग की तरफ बड़ी जल्दी जो है वो इंक्लाइन करते हैं? सबसे पहले तो आप अपना पेयर कंफर्म कर लें कि वो मेल फीमेल ही हैं। डीएनए टेस्टिंग जो है, अक्सर फीमेल्स ही वो पेयर हो जाती हैं, हमारे पास अंडे आ जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं 10-12 अंडे आ गए हैं, क्योंकि एक नॉर्मली पेयर 10-12 अंडे नहीं देता। ऑन एवरेज 6 से 7 अंडे होते हैं एक पेयर के, एक क्लच में। एक क्लच में सही। वो जब 10-12 आ जाते हैं बाद में पता चलता है वो दोनों फीमेल्स थी। तो सबसे पहले आप डीएनए कंफर्म कर लें अपने पेयर का। उसके बाद आप देखिए आपका पेयर बाउंड भी है या नहीं है, मतलब फीमेल हीट पे आके एग्स दे देती है तो उस पेयर में भी आपको बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि वो अनफर्टाइल सारे एग्स हैं। उसके अलावा आप देखें आप बर्ड को क्या डाइट ठीक दे रहे हैं, क्या प्रोटीन ठीक है उसकी, आप उसको कैल्शियम दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, जो उसकी नीड है क्या पूरा कर रहे हैं उसको? कौन से ऐसे जो मल्टीविटामिन है जो आप बर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने जो शेड में? बर्ड को कैल्शियम चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, प्रोबायोटिक्स चाहिए, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए। आप वो किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें, मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेड भी आती हैं, लोकल भी हैं कुछ। आप तो लोकल देते हैं, इंपोर्टेड दे रहे हैं? मैं अभी तक इंपोर्टेड यूज़ कर रहा था, अब मैं कुछ लोकल भी यूज़ करूँगा क्योंकि इंपोर्ट में पीछे जो डिस्टर्ब हुआ सारा सिलसिला, तो उसमें फीड भी जो सप्लीमेंट्स आते थे वो शॉर्ट हो जाते हैं, फिर सीजन में ऑफ मतलब बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। एक आप मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं वो शॉर्ट हो जाता है, फिर आप दूसरा चेंज करते हैं तो बर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश वही करेंगे सेम जो है आप स्टार्ट से एंड तक एक ही यूज़ करें। फीड जो है वो आप ये कॉमन यूज़ करते हैं जो आपको बाहर परिंदों की दुकानों से मिलती है या कोई ख़ास खुद मिक्स करते हैं? एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें एक न्यूट्रिशन से वो पूरा बैलेंस्ड है कि उसमें इतनी % प्रोटीन है, इतना कैल्शियम है, इतना आयरन है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की, वो अज्जाए तरकीबी क्या है? हाँ, उसमें नॉर्मली आपकी कंगनी आती है उसको बोलते हैं, वो सीड है, सनफ्लावर का सीड आता है, बांग आती है, उसमें खुरतम है, उसमें जई होती है, बाजरा है, स्वांग है, आपके तिल हैं, सरसों है, ये सर्दी में यूज़ इसकी कितनी मिकदार शामिल करते हैं जब इसका ब्रीडिंग सीजन आता है? डिफरेंट है, आपने जितना फैट देना उसको, क्योंकि अब ब्रीडिंग सीजन है तो उसको प्रोटीन लेवल ज़्यादा चाहिए। अच्छा, इन दिनों में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए उसको क्योंकि उसने बच्चे भी देने हैं, फिर उनको फीड भी करवाना है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। ऑफ सीजन में बर्ड ने रिलैक्स करना होता है तो फिर थोड़ी सी रेशियो कम हो जाती है। इन दिनों में यानी वो आप सारी चीज़ें खुद मिक्स करते हैं? जी। और प्रोटीन के लिए कौन से अज़ाए तरकीबी जिनकी मिकदार आप बढ़ा देते हैं इनकी डाइट में? उसमें कनेरी एक सीड है, उसमें प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है, चीन है आपका उसमें भी है, भंग है उसमें भी है, तो ये आप चीज़ें सही। अच्छा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक तो वेंटिलेशन आपने बताया है, दूसरा उसको शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों सूरतों में आप क्या उसको रिकमेंड करते हैं कि बर्ड्स का टेम्परेचर मेंटेन करने में मैं ये तरीक़ेकार इख्तियार करता हूँ? आप कूलर के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं, आप बस कोशिश करें कि बर्ड के जो भी आपका शेड है या बर्ड रूम है, ह्यूमिडिटी का लेवल कितना होना चाहिए उसमें? 50 to 60। अच्छा, 50 to 60 इनफ है? वो इनफ है। ह्यूमिडिटी इतना वाइटल, उसका कोई इतना रोल नहीं है कि वो बर्ड में कोई मसला करे, आया कि वो एक जगह स्टिल रहे।
जब वो वेरिएशन में आएगी फिर कोई मसला नहीं है। अब आपके पास ह्यूमिडिटी देखें, बाहर बारिश हो रही है तो ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है कि मेरे पास 100 है या 90 चल रही है तो मैं इसको कैसे कम करूं, तो वो एक नेचुरल है। लेकिन आपके पास 80-90 ही नहीं रहनी चाहिए, उसको कम करने के लिए आप वेंटिलेशन करें, एग्जॉस्ट चलाएं तो वो कम हो जाती है। बाकी सर्दी में आप बर्ड को कवर कर लें, आपका जो बर्ड रूम है उसको बाहर से कवर कर लें, या विंडोज़ हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक की शीट यूज़ कर लें, वो चीखें आती हैं वो यूज़ कर लें, दरवाज़ा बंद रखें तो अंदर मेंटेन हो जाता है। ऐसी गर्मी में आप कूलर यूज़ कर लें, फ़ैन यूज़ करें, एग्जॉस्ट यूज़ करें, और कोशिश करें बर्ड के कोई भी डायरेक्ट धूप ना लगे, आप वो ग्रीन नेट यूज़ कर लें, किसी भी तरह आप उसको बचा सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में उमूमन कहा यह जाता है कि अगर ये बिज़नेस स्टार्ट लेना है तो ये बड़ा टाइम टेकिंग है, और अगर आप जॉबियन हैं या आप कोई और बिज़नेस भी लेके चल रहे हैं तो आप इसको नहीं लेके चल सकते क्योंकि ये बड़ा वक्त दरकार होता है। कितना टाइम आप अपने बर्ड्स को देते हैं? आप शुरू में मॉर्निंग में आप 2 घंटे दे दें, इवनिंग में आप घंटा 2 दे दें तो इनफ है, यानी ज़्यादा वक्त दरकार नहीं। जी जी जी, इजीली। और इनके जो फीड का टाइम है वो 2 दिन में 2 मरतबा डालनी पड़ती है या सुबह एक ही मरतबा? नहीं, सुबह एक ही दफ़ा। आपने फ्रेश वाटर जो है वो सर्व करना है, और रात को निकाल देना है या रहने देना है? डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने कभी नहीं निकाला। आप निकालना चाहें तो निकाल भी लें, फिर उसमें यह है कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग वो सर्व करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें आप। सही। इसके अलावा कहा यह जाता है कि जब ये बर्ड्स घर में रखे हों, अमूमन लोगों को जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं या जिनको पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, या बर्ड्स के फैदर से हो जाती है, तो अमूमन जब भी जाएं आप स्पेशली डॉक्टर्स के पास या फिजिशियंस के पास, वो ये कहते हैं घर में परिंदे तो नहीं रखे हुए, इनसे आपको एलर्जी हुई। क्या कभी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं घर में आया? नहीं, कभी भी नहीं आया। वो जिनको एस्थमा उनके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि उनके फीदर्स उड़ते हैं, वो मोल्ड करते हैं तो फीदर उनके गिरते हैं, तो उससे शायद हो सकता होगा। अदरवाइज इससे ना तो कोई घर में मसला आता है ना बीमारी आती। घर में अम्मी अब्बू की तरफ से कभी नहीं आया कि कहाँ BSIT करवाया था आपको और ये लाइन किधर की किधर मोड़ी है, हम तो चाहते थे, और जब आगे रक्षाबंधन बांधना चाहते हैं तो उसमें वो क्या एतराज़ करेंगे कि लड़के ने जो है वो सिर्फ परिंदे पाल रखे हैं? उस वक्त नहीं कोई लगता महसूस होता क्योंकि रेजिस्टेंस आएगी? फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इसमें? 100% सपोर्ट किया। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो घर वालों की ही थी। अच्छा, लेकिन वो मैंने जल्दी वापस कर दी थी। ज़बरदस्त। और दूसरा देखें, ये भी एक बिज़नेस है। जैसे मैं अगर बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ तो हमारे पास एक टर्म है जो हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई कारपेंटर है, कोई एग्रीकल्चर लैंड में कर रहा है, किसान है, तो उसको वो बोलते हैं, तो इसमें एविकल्चर है, हम एक एविकल्चरिस्ट हैं। तो काम आपने करना है, और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि आप घर में रह के अपने साफ़ सुथरा काम है ना, उसमें कोई बैड हैबिट है। अच्छा, आप घर में रहते हैं, कोई आपके पास आता है तो वो भी आपके घर ही आता है, आप भी जाते हैं तो किसी के पास शेड में जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई रेजिस्टेंस आनी चाहिए। यकीनन चूँकि अब सारा दिन घर में वालिदैन के पास अवेलेबल है, लेकिन शादी के बाद ये खासा मुश्किल होगा कि जब सारा दिन आपको परिंदों की देखभाल के साथ साथ घर में अपने लव बर्ड की देखभाल के लिए घर में रहना पड़ेगा, फिर यकीनन आप कोई और बिज़नेस भी इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई जो देखने वालों को आप जो कोई पैगाम देना चाहें कि यानी बर्ड्स अगर आपसे कोई सेल और परचेज़ करना चाहता है तो उसके लिए क्या सीज़न है, वो कब आप करते हैं और वो क्या उसकी टर्म्स हैं, ये जनरल जो भी चीज़ें आप इसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? वो तो थ्रू आउट चलती रहती है, सेलिंग और परचेजिंग आप साल में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर टाइम है सीज़न का, क्योंकि उसमें बर्ड ब्रीड कर रहा होता है और बच्चे आ रहे होते हैं। तो आप अगर बच्चे लेना चाहते हैं तो वो सीज़न में मिल सकते हैं, फिर कुछ बर्ड अडल्ट भी हो जाते हैं, आपको अभी भी मिल सकते हैं। तो वो यानी ब्रीडर पेयर भी आप सेल करते हैं? अगर तो ज़रूरत है तो कर देते हैं। मतलब जैसे आपने अपग्रेड करना है अपने आप को, तो ऑब्वियसली आपके पास अगर तो स्पेस है तो आप नया पेयर ऐड कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप वो पुराना ब्रीडर सेल करके नया ऐड करेंगे वहाँ पे, तो कई दफ़ा करना पड़ता है, वो भी करते हैं। इसमें जो लोग ज़ैन मलिक साहब से बर्ड्स परचेज़ करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में इसमें आगाह करें, इंशाल्लाह हम आपका जो है वो मैसेज जो है वो ज़ैन मलिक साहब तक कन्वे भी करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों को, देखने वालों को, बिगनर्स को, या जो बर्ड्स जो रखते हैं या रखना चाहते हैं, उनको कोई आप पैगाम देना चाहें? बड़ा अच्छा काम है जी, आप बिला झिझक इसमें आएँ, कोई वो मसले वाली बात नहीं है, ना कोई इतना मुश्किल है, ना कोई इतना टाइम देना पड़ता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एज इसको अपना सेकेंडरी काम कर सकते हैं। आप जॉब के साथ साथ ये भी करें, सुबह 2 घंटे इसको दें, शाम में आके 1 घंटा दें, और बड़ी अच्छी इनकम जनरेट होगी आपकी। और
अगर आप अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं तो आप जितने पैसे अपनी जॉब से कमा रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ आप इस काम से कमाएंगे उससे। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त पैगाम है। और नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ऐसे नौजवान जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन सही मानों में जो है वो अपने घर का सिलसिला बड़ी कामयाबी और कामरानी से लेकर चल रहे हैं। यकीनन हमारे नौजवानों को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। पढ़ाई आपको रेजिस्ट नहीं करती, आपको कामों में रुकावट नहीं लाती कि आपको हाथ से काम करने में कोई इल्लत नहीं आनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तालीम आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, टॉलरेंस लाती है, पेशेंस लाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान उसके लिए कोशिश करे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।